मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का दी प्लेटफॉर्म बुक का समान अध्ययन का सेट नंबर हम 5 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो बिहार एसएससी सीजीएल जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आइए बात करते हैं हम अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एसएससी मेगा कम्बेट, जो कि 15 मई 2022 को ये टेस्ट होने वाला है दोपहर में 12 बजे। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ये क्वेश्चन सेट किया जाएगा। इसमें 60 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए रहेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप इनरोल कीजिए। जब आप इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है जरूर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारा इनाम भी मिल रहा है, तो कह सकते हैं सोना पे सुहागा वाला ऑफर है। एक तो टेस्ट फ्री, दूसरा ऑफर पे ऑफर। रैंक जो टॉप रैंक में आएंगे रैंक 1 तक, उन्हें HP का लैपटॉप मिलेगा। उसके बाद जो आएंगे सैमसंग का मोबाइल मिलेगा और साथ ही साथ अमेजन का गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है। इसके साथ टॉप 3000 रैंकर को आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है 1 करोड़ रुपया तक का, जो टॉप 3000 रैंक के अंदर आएंगे। साथ ही साथ 100 लकी विनर को आपको बहुत सारा सरप्राइज गिफ्ट और गैजेट भी मिलने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी एक लेके आया है क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन। आप किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करके वहां पे आप जाके पूछ सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारा ऑफर है। ये टेस्ट की बात करें तो दोनों हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल है, आप दोनों में दे सकते हैं। आप जिसमें कंफर्ट फील करें उसमें आप दे सकते हैं। तो जाइए आज ही इनरोल कर लीजिए, देर मत कीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो है उसके प्रस्तावना को कहा जाता है। किसके प्रस्तावना को? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना जो है ये संविधान की क्या है, कुंजी है। क्या है? कुंजी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 32 जो है संविधान का, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक आप लोग जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो उसके शोषण के विरुद्ध। अगर मान लीजिए कि 18 वर्ष से कम बच्चों को काम पे नहीं लगाना है, ये पूरा भारत सरकार का आदेश है, तो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना, ये शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटमय वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य कुछ समय तक बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। ये डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को निर्विरोध आप अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है। तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति या उपभोक्ताओं की अज्ञानता कह सकते हैं। यानी कि इनमें से सभी जो भी है, इन सभी जो है ये उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम कामा का प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था 1907 में। और मैडम कामा जो हैं ये पारसी धर्म को मानने वाली थी। और ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति होते हैं।
तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है 1993 ईस्वी में पारित हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी 1993 ईस्वी में ही की गई है। रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी में ही प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है? तो फैफ डुप्लेसिस जो है ये कप्तान है आरसीबी का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग आईपीएल देखते होंगे उन्हें और सही से पता होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानाबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में अगर काजू उत्पादन की बात की जाए तो मुख्य राज्य कौन सा है? तो केरल है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर नारियल उत्पादन में भी प्रथम स्थान की बात की जाए तो केरल है। अगर छोटी इलायची का भी मुख्य उत्पादक राज्य बोला जाए तो भी वो केरल है। यानी केरल जो है आप कह सकते हैं कि एक तो काजू उत्पादन करता है, दूसरा नारियल उत्पादन, तीसरा छोटी इलायची। इस तरीके से अगर भारत में सब्जियों के उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम देखा जाए तो कांस्य युगीन है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है तो उसमें कांस्य युग का तो कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की तिथि पद्धति देखा जाए तो C14 के आधार पर 2350 से 1750 BC तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। कहाँ है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है अमरावती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख की बात की जाए तो चंद्रगुप्त II से संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त II से संबंधित है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा है जिसे चंद्रगुप्त II माना जाता है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया गया है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझाया गया जिसे उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के मूल भाव का टीकाकरण द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 सितंबर की बात की जाए तो वर्ल्ड आपका सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंजीनियर्स डे। अगर 12 सितंबर को देखा जाए तो 12 सितंबर को आई थिंक कुछ नहीं मनाया जाता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। कॉफ़ी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। यह ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। यह सभी कथन असत्य है। तो देखा जाए तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए जो है छाया का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना की फसल की बात की जाए तो इसे 12 महीना में तैयार किया जाता है। कितना महीना में? 12 महीना में, यानी 1 साल में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को गन्ना का जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो मक्का क्या है? रबी का फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था?
भारत का अंतिम जो है राजपूत शासक जो था राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, यानी कि तीसरा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजा चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राज पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज पिथौरा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो ये फिरोज शाह तुगलक अलग दासों को रख रखाव के लिए अलग व्यवस्था किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम था। कितना था, 1,80,000 गुलाम था। और फिरोज शाह ने ही दीवाने बंदगार विभाग की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसे यस। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया है। तो ये मैसूर ने नहीं किया था। मैसूर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो देखिए रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था, रॉलेट एक्ट के बाद। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। काफी समय लगा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो ये कल्पना चावला के नाम पर, ये काफी सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है, ये सबसे स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान में लिया गया है, 2/3 भाग। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार के से संबंधित अंतिम एक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक। तो ये आपका गेहूं में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। तो ये फ्लिपकार्ट ने किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है। तो ये आपका यूएई का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है। तो सबसे सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है दक्षिण पूर्वी एशिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 हो गया, 32 देखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला में आलू अनुसंधान है। ठीक है, क्या है, आलू अनुसंधान आपका शिमला में है। ये भी आलू अनुसंधान केंद्र के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी अभी रिसेंटली पूछा गया है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। तो उसे भूविक्षेपी यानी पवन यानी जियोट्रॉपिक विंड्स के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और विश्व बैंक स्तर पर संतुलित विकास पर बल देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। इसमें लगभग 15 न्यायाधीश होते हैं।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और खजुराहो का मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो खजुराहो का मंदिर जो था ये आपका चंदेल वंश द्वारा किया गया था, यानी कि चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चंदेल वंश की जो राजधानी थी ये खजुराहो थी। और खजुराहो की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो ये एस विजयलक्ष्मी है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव जो हुआ था ये आपका इस्लाम धर्म में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता, ये क्वेश्चन हम इसके पहले भी देख चुके हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षर, यानी कि ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से अगर पिछड़ा देश है तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा, निम्न मृत्यु दर होगा, उच्च निरक्षरता होगा, यानी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गुजरात में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी उद्यान की बात, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है, बोरीवली अभयारण्य महाराष्ट्र में है, और अबोहर अभयारण्य जो है ये पंजाब में है। नेक्स्ट, किस देश को झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो दोहरे त्रिभुज के रूप में देखा जाए तो ये नेपाल का झंडा है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अष्टछाप की स्थापना जो था ये आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा किया गया था, आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ। तो बिहार से उड़ीसा और झारखंड, बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ था और झारखंड 2000 में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में हुई थी और बंगाल से बिहार विधिवत 1912 ईस्वी में अलग हो गया। बंगाल से बिहार जो है 1912 ईस्वी में अलग हो गया था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे और बाबू कीमत सिंह परमवार वंश के संबंध रखते थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो पटना था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था और पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता इनायत अली और विलायत अली थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। तो कर्नाटक के तो ये त्यागराज जो है ये कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है ये शिवहर का है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के शिवहर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार के शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व की बात की जाए तो ये कैमूर जिला है जिसमें 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। नेक्स्ट, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए, जल की कठोरता किसके कारण होती है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जब चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है तो हमें वहाँ की आवाज़ कैसे सुनाई देगा। सुनाई देगा जी, नहीं सुनाई देगा। जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो जल की कठोरता जो होती है ये CaSO3 ट्वाइस के कारण होती है, तो ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर होती है, जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। तो विषुवत रेखा पर दिन जो है ये 12 घंटे का होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। तो वायु की बात की जाए तो वायु एक मिश्रण है,
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के कमी से होने वाले रोग क्या है, तो इंसुलिन के कमी से डायबिटीज होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है, तो H2O का घनत्व सबसे अधिकतम किस 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी नहीं है पूछा जा रहा है, तो स्तनधारी की बात की जाए तो मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दर अधिकतम होती है, तो अधिकतम तरंग दर किसकी होती है, तो अवरक्त की तरंग दर सबसे अधिकतम होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब उसकी चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग है, यानी कि प्राथमिक कलर के श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो लाल, हरा, नीला, ये रंग क्या है, ये प्राथमिक रंग है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहा जाता है, यह दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है, क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था ये जेड जॉनसन ने किया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1559 में नीदरलैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, मिथोमोग्लोबिन के कारण, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप शिशुओं में त्वचा का क्या होता है, नीलापन हो जाता है, त्वचा नीलापन हो जाता है, किसके कारण, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के ही कारण। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है, किसके कारण होता है, नाइट्रेट लवण के कारण। नेक्स्ट, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ की बात की जाए तो क्या होता है, तो ये आपका प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तनाव घट जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Mg2 P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, तो P की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो Mg2 यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस P2 यानी कि 2x, P2 का देखना है 2x प्लस O2 का 7 गुना -2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 4 प्लस 2x माइनस का 14 यानी कि 2x का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो +5, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व होता है कैडमियम, क्या होता है, कैडमियम होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो एक ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, वोल्टेज को बदल देता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था, तो ऑप्शन बी यानी कि वोल्टेज को बदलता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर जो है किसका उदाहरण है, तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है, आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रीन का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है, तो अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन ट्रोपोस्फियर में होता है, कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, उसे कंपाइलर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखा जाएगा तो ये काला दिखाई देगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जिस रंग का परिवर्तन करता है उस रंग की वस्तु दिखाई देता है। माइकलसन मोरले प्रयोग का आधार बना था, तो उसका प्रयोग का आधार क्या बना था, तो ईथर परिकल्पना के पतन का,
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक डायोड क्या होता है। एक डायोड एक दिशा में चालन करता है, तो केवल एक ही दिशा में चालन करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या होता है, तो डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन व गुआनिन होता है। क्या होता है, एडेनिन व गुआनिन होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा 1953 में प्रतिपादन किया गया था। तो चलिए ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।